प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ते हैं। ये यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है, कवचित फेना का प्रादुर्भाव या उदय। ठीक है बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आज हम लोग पढ़ेंगे कवचित फेना का प्रादुर्भाव। चलिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि अक्षर आप लोगों के पास और स्पष्ट हो जाए आप लोगों के सामने। चलिए इतना ही पर्याप्त है बच्चों। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कवचित फेना का प्रादुर्भाव, यानी कवच का प्रारंभ कब से हुआ, यानी सैनिक जो है अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ध्यान कब से देने लगे। तो शरीर की सुरक्षा के लिए जो प्लेट वगैरह लगाई जाती है, जो पहना जाता है, उसी को हम लोग कवच कहते हैं। बच्चों इसके पहले एक वीडियो बना है सैन्य विज्ञान की प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनका अर्थ, एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आप लोग समझ लेंगे कवच क्या है, और भी नए नए जो शब्द आएंगे इसमें आप लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे कवचित फेना का प्रादुर्भाव या उदय, अर्थात कवच की ज़रूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी, ठीक है, और कवचित फेना का उदय कैसे हुआ। इसमें देखिए सबसे पहले मानव ने हथियार प्राप्त किया और चलाना सीखा। शारीरिक सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया, कोई भी प्रबंध नहीं किया। जो भी युद्ध करता था वो शारीरिक बल एवं अपने युद्ध कौशल से, यानी अभ्यास के दम पर, और घातक हथियारों से शरीर की रक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया। क्योंकि जहाँ भी इनको चोट लगती थी, तलवार के वार से, तीरों के वार से, चाहे जैसे भी वार से, तो उनको लगता था कि अगर ये इस स्थान पर कोई ऐसी चीज़ लगी होती, कोई ऐसी प्लेट लगी होती, तो हो सकता है ये वार नहीं हमको झेलना पड़ता, अर्थात ये चोट हमें नहीं लगती। तो घातक हथियारों से शरीर की रक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया, और आवश्यकता को ध्यान में रख कर कवच निर्माण कार्य हेतु प्रयास किया गया, और इन प्रयास में सफलता मिली यूनानियों को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो है पश्चिमी देशों में धातु के कवच का निर्माण किया गया। कहाँ? यूनान में। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये 479 ईसा पूर्व से 378 ईसा पूर्व जो है, ये प्रथम कवच युक्त काल माना जाता है। आप लोग इसके पहले देख लीजिएगा, टॉम विंटरिंघम ने ही कवचित और अकवचित काल के रूप में विभाजित किया था, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 479 से 378 ईस्वी का जो काल था, ये कवच युक्त काल था, और इसी को कहा जाता है ये कवच युक्त पैदल सेना का काल था। ऐसा नहीं था कि इस काल में घुड़सवार होते थे, लेकिन घुड़सवारों को कवचित नहीं किया जाता था, या बहुत ही हल्का कवच। और जो भी आप देखेंगे यूनानी सेना, रोमन लीजन, ये सभी कवचित ही थी, और इसमें जो है मुख्य सेना जो होती थी वो पैदल ही होती थी, जिस पर विजय और पराजय निर्भर करती थी। तो ये 479 से 378 ईस्वी का जो काल था, ये कवच युक्त पैदल सेना का काल था। ठीक है बच्चों, और 378 ईस्वी में कवच का महत्व जो है यूनानियों के समझ में तब आया जब प्लेटिया के युद्ध में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अक्षर जरूर अलग अलग हो गया है, लेकिन आप लोग इसको मिला के पढ़ लीजिएगा। जब प्लेटिया के युद्ध में, यानी 479 ईसा पूर्व में प्लेटिया का युद्ध हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि प्लेटिया का युद्ध कब हुआ था, और इसमें विजेता कौन थे या पराजय कौन हुआ था, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो प्लेटिया के युद्ध में यूनान की जो कवचधारी सेना थी, यूनान की कवचधारी सेना ने ईरान की कवचहीन सेना को पराजित कर दिया। जब कवचधारी सेनाओं ने पराजित किया तो कवच का महत्व बढ़ गया। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी युद्ध लड़े गए, क्योंकि एक दूसरे की नकल तो सभी करते हैं, जब अन्य राज्यों ने भी देखा कि यूनान की सेना कवच पहने हुई थी, तो उन्होंने भी कवच का निर्माण
करना प्रारंभ कर दिया, अपने सैनिकों को कवच पहनाना प्रारंभ कर दिया, और अन्य युद्धों में भी कवचधारी सेनाएं जो है कवचहीन सेनाओं पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि ये सैनिक जहाँ भी वार करते थे कवचहीन सेनाओं के ऊपर, वो बेचारे घायल हो जाते थे या मारे जाते थे। लेकिन वो सैनिक जब इन पर अटैक करते थे तो इनका कवच इनको जो है घाव से बचा लेता था। तो परिणाम क्या हुआ, कवचधारी सेनाएं जो है विजयी होने लगीं। और देखा जाए तो यूनानी फ्लैंक और रोमन लीजन आपको हमने बता भी चुका है, आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ये दोनों सेनाएं कवच युक्त एवं अपने समय की अजेय सेना थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 378 ईस्वी में एक संग्राम होता है, एड्रियानोपल का संग्राम। इस युद्ध में कवच रहित घुड़सवारों ने कवच युक्त पैदल सेना को पराजित कर दिया। अब देखिए ये घुड़सवार सैनिक थे, इन्होंने कवच नहीं पहन रखा था, लेकिन कवच युक्त जो पैदल सेना थी उनको पराजित कर दिया। अब यहीं से जो है प्रारंभ हो जाता है कवच रहित काल। ठीक है बच्चों, और कवच रहित वो भी घुड़सवारों का काल, क्योंकि घुड़सवार सैनिक अब विजयी होने लगे, तो जो विजयी होता है नकल सबकी वही करेंगे। घुड़सवारों ने पराजित किया तो ज़्यादातर राज्यों ने घुड़सवार सैनिक रखना प्रारंभ कर दिए। तो यही स्थिति थी, कवच रहित घुड़सवारों ने कवच युक्त पैदल सेना को जब पराजित किया तो 378 से लेकर 774 ईस्वी तक का काल जो कवच रहित काल है वो काल था कवच रहित घुड़सवारों का काल। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर जो है जब कवच रहित घुड़सवार सबके पास हो गए, भाई कवच रहित घुड़सवार एक ने घुड़सवार सेना का निर्माण किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। अब इसमें यह था कि जिसके घुड़सवार कवचित होंगे, जैसे देखिए जैसे पैदल सेना की स्थिति क्या थी, दोनों कवच रहित थे, तो जिनके पास ताकत होती थी, जो पराक्रमी होते थे वो विजयी होते थे। एक को कवच पहना दिया गया तो कवच वार को रोकने के लिए काम आने लगा, तो कवच युक्त सेनाएं जो है विजयी होने लगी। ऐसी स्थिति में जब सभी राष्ट्रों ने घुड़सवार सेनाओं की भर्ती कर ली, अब इसमें चूंकि बराबर अवसर हो गया, तो अब इसमें यह था कि जो कवच युक्त होंगे वो विजयी होंगे। तो 774 ईस्वी से 1346 ईस्वी काल में फिर से जो है कवच युक्त काल प्रारंभ हो जाता है। यह है द्वितीय कवच युक्त काल। तो कवच युक्त घुड़सवार सेना का काल इसे माना जाता है, और इसमें कवच युक्त घुड़सवारों में ये होता था कि केवल सैनिकों को जो है कवच पहनाया जाए, घोड़ों को नहीं। लेकिन फ्रांस के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने जो जिनका कार्यकाल था 768 से 814 ईस्वी तक, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सैनिकों एवं घोड़ों दोनों को कवच पहना दिया। और ऐसा लगने लगा कि जैसे सेनाएं कहीं पर अगर प्रस्थान कर रही हैं तो ऐसा लगने लगा कि लोहा ही लोहा चल रहा है, क्योंकि घोड़ा भी लोहे का, लोहा पहनाया गया घोड़ा, लोहा पहनाया गया सैनिक, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये लोहे की सेना चल रही है। और इसीलिए फ्रांस के चार्ल्स द्वितीय को लौह राजा या लौह सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आता है ये। लौह राजा के नाम से किसे जाना जाता है, लौह सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, लौह सम्राट किस देश का था, हर चीज़ें आपको इसमें 3-4 प्रश्न केवल एक ही वाक्य में आपके बन सकते हैं, इसलिए इतना आप ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए जब पीछे एक बार आते हैं, जब लौह राजा और लौह सम्राट, ठीक है, लौह राजा जब इन्होंने जो है क्या किया, सैनिक एवं घुड़सवार दोनों को कवचित किया, तो परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जब संपूर्ण सेना ही कवचित हो गई, सॉरी एक मिनट बैठो, हाँ अब देखिए संपूर्ण सेना कवचित हो गई, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इन पे गति घट गई, गतिशीलता घट गई। गति का मतलब लोहे से लदा हुआ सैनिक
लोहे से लदे हुए घोड़े पर बैठा हुआ लोहे से लदा हुआ सैनिक। अब बताइए कितनी तेज दौड़ेगा घोड़ा? गति घट गई, कार्य क्षमता भी घट गई। अब लोहे से लदा हुआ सैनिक जिसके हाथ पांव सभी में लोहा लगा हुआ है, हाथ पांव वो कितना तेज चला पाएगा और कितनी देर चला पाएगा, इसका प्रभाव दोनों हुआ। ठीक है, गतिशीलता घटी, कार्य क्षमता घटी। केवल इनको लाभ मिला किसका? केवल सुरक्षा बढ़ी। लेकिन केवल सुरक्षा से ही तो काम चलने वाला नहीं है, विजय प्राप्त करना है। केवल अपने आप को सुरक्षित रखने से तो विजय प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हेस्टिंग का एक संग्राम होता है 1066 ईस्वी में, जहाँ पर फ्रांस के कवच युक्त घुड़सवारों ने इंग्लैंड की कवच युक्त पैदल सेना को, देखिए कवच युक्त दोनों थे इसमें, एक कवच युक्त घुड़सवार थे, एक कवच युक्त पैदल। फ्रांस के कवच युक्त घुड़सवार, बच्चों ये अलग हो गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये और ये मिला लीजिएगा। देखिए, फ्रांस के कवच युक्त घुड़सवारों ने इंग्लैंड की कवच युक्त पैदल सेना, दोनों कवच युक्त थे। अंतर था कि फ्रांस की सेना जो है घुड़सवारों की थी और इंग्लैंड की सेना पैदल थी। घुड़सवारों ने इंग्लैंड की पैदल सेना को पराजित किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? कवचित घुड़सवारों का महत्व जो है और बढ़ गया, कवचित घुड़सवारों का महत्व और बढ़ गया। अब उसके बाद एक नए समरतंत्र का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है आघात समरतंत्र। आघात समरतंत्र, आघात समरतंत्र भारत में लेकर कौन आया था बच्चों? मोहम्मद गोरी। चलिए, ये आपको दोनों में पढ़ाया जाएगा, ये आपको सेकंड पेपर में भी पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये आपको फर्स्ट पेपर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आघात समरतंत्र ये होता क्या था? इसमें होता था कवचित घुड़सवारों द्वारा रकाबों का प्रयोग करते हुए सफल धनुष बाण का प्रयोग। अब बच्चों इसमें एक प्रश्न आता है, ये रकाब क्या है? चलिए रकाब के बारे में हम बता देते हैं। आपने कभी किसी घुड़सवार सैनिक को देखा होगा आज के समय में? अगर आपने देखा होगा कोई पुलिस वाला घोड़े पर चढ़कर जा रहा है, कोई मिलिट्री वाला, कोई फौजी घोड़े पर चढ़कर जा रहा है, कहीं भी आप देख लीजिए जहाँ गश्त ड्यूटी लगती है, अगर घोड़े पर चढ़कर जा रहा है तो आप उसके पैरों पे नज़र डालिए। उसके जो पैर होते हैं दो चुल्लों में फंसे होते हैं, दो चुल्लों में फंसे होते हैं, अर्थात अपने पैर को चुल्ले में डाले रहता है। तो वही जो चुल्ले होते हैं वही है रकाब। इसका देखने में भले छोटा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है बहुत ही बड़ा है। रकाबों में जब वो पैर डाल लेते हैं तो इनका शरीर जो है स्थिर हो जाता है, और स्थिरता की वजह से अगर ये लगाम को छोड़ भी देते हैं तो ये गिरेंगे नहीं। और घुड़सवारों ने क्या किया? धनुष बाण का प्रयोग किया। जब रकाब लग गया तो अगर इन्होंने लगाम को मुंह से भी दाब लिया या छोड़ भी दिया तो हाथ इनके स्वतंत्र करके जो है ये धनुष बाण का प्रयोग ये कर सकते थे। अब इनके आगे और पीछे हिलने की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। तो इसमें जो प्रमुख महत्व है वो है रकाबों का। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यो है आघात समर्थन। पहले धनुष बाण चलते तो थे, घुड़सवार सैनिक चलाते तो थे, लेकिन होता क्या था? उनके घोड़े उनके पैर जो है स्वतंत्र रहते थे, पैर रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, पैर लटकते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में ना तो वो ठीक से लगाम छोड़ पाते थे, अगर लगाम वो दांतों से भी पकड़ लेते थे तो धनुष बाण चलाते समय जो है ये आगे पीछे ऐसे होते रहते थे, क्योंकि पैर स्थिर नहीं होता था। आगे होंगे, पीछे होंगे, आगे लटकेंगे, पीछे भागेंगे। तो ऐसे में धनुष बाण से जो भी वार करेंगे जरूरी नहीं है कि वो जहाँ पर वार करें वहाँ पर वो निशाने पर लगे, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन रकाब देखने में तो मात्र मामूली सा दिखता है, लेकिन युद्ध में इसने सफल भूमिका निभाई। ठीक है, अचूक प्रयोग होता था धनुष और बाणों का। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है 1066 ईस्वी में कवचयुक्त घुड़सवारों का महत्व बढ़ा था। ठीक है, और कवचयुक्त घुड़सवारों का रकाबों के द्वारा फिर उन्हीं का महत्व बढ़ा। लेकिन हाँ, 1346 में
बच्चों 1346 में एक ऐसा युद्ध हुआ कि जिसने जो है कवचित घुड़सवारों के महत्व को ही समाप्त कर दिया। 1346 में एक ऐसा युद्ध होता है जिसने जो है कवचित घुड़सवारों के महत्व को समाप्त कर दिया। वो युद्ध कौन सा है? वो है क्रेफी का संग्राम 1346 ईस्वी में। इसमें क्या था? कवचित घुड़सवारों इसमें हुआ क्या था? इंग्लैंड के कवच रहित पैदल सेनाओं ने, कवच रहित भी थे यानी बिना कवच के थे, वो भी पैदल थे और धनुर्धारी सैनिक थे। धनुर्धारियों ने फ्रांस के कवचित घुड़सवारों को पराजित किया था। भाई घुड़सवार वैसे भी पैदल सेना से ऊंचे माने जाते हैं और वो भी कवच पहने हुए थे और भी ऊंचे हो गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कवच रहित पैदल धनुर्धारियों ने फ्रांस के कवचयुक्त घुड़सवारों को पराजित किया। किस संग्राम में? क्रेफी के संग्राम में। ठीक है, तो यही क्रेफी का संग्राम जो हुआ था, इसी के बाद फिर कवचित घुड़सवारों का महत्व समाप्त हो गया। इसमें जो विजय का जो मुख्य कारण दिया जाता है क्रेफी के संग्राम का, वो दिया जाता है धनुष को। ठीक है, धनुर्धारियों को ही दिया जाता है और धनुर्धारियों में मुख्य उनका हथियार जो था वो था धनुष और बाण। उसी को जो है विजय का श्रेय दिया जाता है। चलिए बच्चों आगे पढ़िए। 13वीं शताब्दी में रोजर बेकन ने बारूद की खोज की। बेकने नहीं है बेटा, ये बेकन है। ठीक है, टाइप में कुछ गलती हो गई, कुछ स्लाइड बनाने में गलती हो गई। चलिए, रोजर बेकन ने बारूद की खोज की गई। कब किया? 1249 में। और बारूद की खोज के बाद जो निर्माण हुआ आग्नेय अस्त्रों का। आग्नेय अस्त्रों का मतलब होता है आग उगलने वाले अस्त्र, आग उगलने वाले बंदूक, तोप, पिस्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आग्नेय अस्त्रों के आविष्कार ने, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, हाँ चलिए। आग्नेय अस्त्रों के निर्माण ने, आग्नेय अस्त्रों के आविष्कार ने कवच के महत्व को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि गोलियां जब बनने लगी तो गोलियों को कवच रोकने में सक्षम नहीं होता। आज भी देखा जाए तो जो नेता मंत्रियों को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी जाती है तो वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो तलवार का वार रोकने की क्षमता वाले पहले के कवच थे वो इन गोलियों को रोकने की क्षमता नहीं रखते थे। ठीक है बच्चों, तो उस समय जो है इतना अधिक विकास भी नहीं था कवच का, ना अधिक जो है टेक्नोलॉजी थी। और एक प्रकार और बता दें आपको एक बात, टेक्नोलॉजी का प्रारंभ कब से हुआ? जब से बारूद की खोज हुई। ठीक है, आग्नेय अस्त्रों का युद्ध भूमि में प्रयोग होना शुरू हुआ तो समझ लीजिए युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो गया। चलिए इतना याद रखिएगा। और 1917 तक युद्ध में प्रायः कवचहीन सेनाएं ही भाग लेती रहीं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नई कवच युक्त सेना तैयार की गई वो थी युद्ध का यंत्रीकरण यानी आर्मर्ड कोर, जिसे बख्तरबंद वाहन भी कहा जाता है। ये बख्तरबंद वाहन कौन थे? वो थी हमारी टैंकों की सेना। ठीक है, 1917 के बाद से आज हम लोग जो है, भले हमारे सैनिकों को कवच ना दिया गया हो, हमारे सैनिक युद्ध भूमि में जाते हैं उनको कवच नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इस समय कवचित काल में ही जो है हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, कवचित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नई सेना तैयार हुई है वो है टैंकों की सेना। ठीक है, टैंकों की सेना, इस पर कोई भी जो है साधारण अस्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता, ना तोप न तोप के गोले। टैंकों से भी इसके लिए मिसाइलों का ही प्रयोग होता है, वो भी विशेष मिसाइलें। ठीक है, ऐसी मिसाइलों में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्रों में भारत के पास है एक नाग। ठीक है, नाग, ये जो है टैंकों को तोड़ने के लिए भारत ने बनाया है। चलिए बच्चों, ये समाप्त हो गया आप लोगों का चैप्टर। आगे हम फिर अगले क्लास में हम लोग
मिलेंगे।